नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा मार्ग में नेम प्लेट लगाने पर अंतरिम रोक अभी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक के आदेश को आगे बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारा आदेश साफ है। अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है। हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमें शिव भक्त कांवड़ियों के भोजन की पसंद का भी सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड मध्य प्रदेश सरकार को जवाब के लिए 1 हफ्ता और दिया है। कांवड़ मामले में 5 अगस्त को अगली सुनवाई अब होगी। जी देखिए, यहाँ पर यूपी सरकार ने विरोध किया। यूपी सरकार कह रही थी कि उन्होंने बिल्कुल कानून के मुताबिक ये किया है और केंद्रीय कानून भी है ऐसा कि डिस्प्ले करने होंगे सभी दुकानदारों को अपने नाम। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपना फैसला अंतरिम रोक का अभी बदलने नहीं जा रहे हैं और उन्होंने उत्तराखंड सरकार ने भी टाइम मांगा था 2 हफ्ते का कि उनको जवाब दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए। मध्य प्रदेश की तरफ से कहा गया कि ऐसे एक खबर कहीं आई है कि उज्जैन नगर निगम ने ऐसा कोई आदेश जारी किया, लेकिन उनके पास ये जानकारी नहीं है, तो उनको भी वक्त चाहिए अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए। तो 2 हफ्ते का वक्त नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 1 हफ्ते का वक्त सिर्फ दिया है। अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अंतरिम रोक जो उन्होंने लगाई थी वो जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उन्होंने साफ कहा है कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता अपनी दुकान के बाहर, अपने होटल के बाहर, अपनी रेहड़ी पटरी के बाहर कि वो अपने नाम लिखें। उन्होंने कहा है जो चाहते हैं वो लिखें, लेकिन किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये साफ क्लियरफाई किया है। आदेश जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। सुनवाई 5 अगस्त को होगी, लेकिन किसी तरह की राहत रियायत यूपी सरकार को नहीं मिली। हालांकि यूपी सरकार ने एक एफिडेविट भी दाखिल किया था और ये क्लेम किया था कि जो शिकायतें शिव भक्तों से, कांवड़ियों से मिल रही थी, उसके आधार पर ये कदम उठाया गया है। उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में लगाई हैं कि किस तरीके से हिंदू देवताओं के नाम पर होटल खोले गए हैं, लेकिन उनके जो ऑनर हैं, उनके जो मालिक हैं वो मुस्लिम हैं। यहाँ पर कुछ इंटरविनर यानी हस्तक्षेपकर्ता भी आए हैं जो ये दावा कर रहे थे कि वो शिव भक्त हैं और जब कांवड़िया जाते हैं मार्ग यात्रा पर तो वो हिंदू देवी देवताओं के नाम के होटल देखकर उनमें खाना खाने चले जाते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो अलग हैं और वहाँ पर सिर्फ शाकाहार परोसा नहीं जा रहा है, जबकि वो यहाँ पर इस कांवड़ यात्रा के दौरान प्याज और लहसुन तक नहीं खाते हैं। तो ऐसे में कि किसी भी तरह की खराब स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए उनके भी फंडामेंटल राइट हैं कि वो मौलिक अधिकार हैं कि वो अपने धर्म को सही तरीके से उसकी अपनी आस्था को अपना सकें, अपनी आस्था को पूरा कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत रियायत नहीं दी है। अगली सुनवाई जब होगी तब तक अंतरिम रोक जारी रहेगी। उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार एक बार अपना हलफनामा लेकर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और उसके बाद फिर इस मामले की सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है उसकी अंतरिम रोक अगले आदेशों तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि उसने किसी को उसने कहा है कि कोई भी नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर किसी मालिक को नहीं किया जा सकता। कोई अपनी स्वेच्छा से खुद लगाना चाहे तो उसके लिए उन्होंने रोका नहीं है। तो अब अगली सुनवाई का इंतजार सबको करना होगा। बिहार और राजस्थान में बीजेपी ने पार्टी संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। बिहार में सम्राट चौधरी की जगह अब एमएलसी दिलीप जायसवाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजस्थान में राज्यसभा सांसद मदन राठौर को सीपी जोशी की जगह प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान का प्रभारी और विजया राहटकर को सह प्रभारी की कमान दी गई है। हरीश द्विवेदी असम प्रभारी बनाए गए हैं। अतुल गर्ग चंडीगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं। अरविंद मेनन लक्षद्वीप और तमिलनाडु के प्रभारी और राजदीप रॉय त्रिपुरा के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए दिलीप जायसवाल के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार। जी देखिए, भाजपा ने बिहार की जो उसके प्रदेश इकाई है उसमें बड़ा बदलाव किया है। सम्राट चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी छुट्टी हो गई है और
दिलीप जायसवाल नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। सम्राट चौधरी जो है वो अभी मुख्यमंत्री के पद पे भी काबिज हैं, नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे हैं और बिहार बीजेपी में उनका खासा दबदबा माना जाता था। कुशवाहा जाति से आते थे और उनके पिता शकुनी चौधरी जो हैं वो भी मंत्री रहे हैं, आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी रहे हैं। सम्राट चौधरी युवा हैं और जब से उन्होंने पार्टी की कमान संभाली थी तो माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी क्योंकि खुद कुशवाहा जाति से आते हैं तो बिहार में जो कुशवाहा समुदाय है जिसकी काफ़ी बड़ी संख्या है और ईबीसी में दूसरे यादव के बाद दूसरा सबसे बड़ी जाति है ये, और ये एक तरह से ट्रेडिशनली भाजपा का वोटर माना जाता है। तो भाजपा ये मान रही थी कि सम्राट चौधरी को बनाने से, कमान देने से जो कुशवाहा जाति है वो भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ नहीं और देखा यह गया कि अमूमन जहाँ पर भी कुशवाहा जाति के कैंडिडेट थे इंडिया अलायंस गठबंधन की तरफ से, वहाँ पे कुशवाहा जाति के जो वोटर्स हैं उन्होंने खुल के इंडिया अलायंस को वोट दिया। औरंगाबाद उसका एक उदाहरण है और भी बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे भी कुशवाहा जाति के वोटर दूसरे गठबंधन से भी खड़े थे। उसका निष्कर्ष ये निकला कि सम्राट चौधरी जो कि खुद भी कुशवाहा जाति से आते हैं, उनके चलते कुशवाहा जो है वो भाजपा या एनडीए के साथ बंध के रह नहीं पाई है और शायद इसी का खामियाजा जो है वो सम्राट चौधरी को झेलना पड़ा। जहाँ तक बात है दिलीप जायसवाल की, दिलीप जायसवाल वैश्य समुदाय से आते हैं, खासे हिंदुत्व छवि वाले नेता हैं। कोसी जो क्षेत्र है, बिहार का जो कोसी क्षेत्र है, वहाँ पर उनका खासा दबदबा है। वैसे वो आते खगड़िया से हैं और तीसरी बार एमएलसी रहे हैं, ट्रेजरर भी रहे हैं भाजपा के और काफ़ी करीबी माने जाते हैं, न केवल आरएसएस के बल्कि अमित शाह के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो दिलीप जायसवाल जो है एक ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार से भी करीब हैं, क्योंकि दिलीप जायसवाल जो है वो बिहार भाजपा में सुशील मोदी खेमे के माने जाते थे। सुशील मोदी नीतीश कुमार के करीबी मित्र थे, तो दिलीप जायसवाल का भी नीतीश कुमार से खासा रिश्ता है, नज़दीकी रिश्ता है। इसलिए ये माना जा रहा है कि दिलीप जायसवाल को कमान देने से न केवल वैश्य समुदाय जो है वो मजबूती से भाजपा के साथ खड़ी रहेगी, उसमें कोई बिखराव नहीं होगा, बल्कि नीतीश कुमार भी इससे काफ़ी सामान्य स्थिति में रहेंगे। वो एक तरह से उनके लिए अच्छी स्थिति होगी कि दिलीप जायसवाल के हाथ में कमान है। एक वैसे व्यक्ति हैं जिनका उनसे नीतीश कुमार से जो उनका पर्सनल इक्वेशन है, जो उनका व्यक्तिगत संबंध है, वो काफ़ी अच्छा है। बट नीतीश कुमार और दिलीप जायसवाल के लिए एक बड़ी चुनौती ये होगी कि अगले 1-1.5 साल के अंदर में जो है वो चुनाव होगा, बिहार में चुनाव होगा, अगले साल बिहार में चुनाव होना है और उसमें उनको जिन जातियों में सेंध लग चुकी है पहले से, चाहे कुशवाहा जाति हो या और भी कुछ जातियां हैं जो कि ट्रेडिशनल रूप से भाजपा के साथ खड़ी मानी जाती थी, जिसमें सेंध लग चुकी है, उन्हें वापस फिर अपने खेमे में करना, एनडीए के खेमे में करना, भाजपा के साथ करना और साथ में ये सुनिश्चित करना कि जो जातियाँ भाजपा के साथ खड़ी हैं वो मजबूती से खड़ी रहें। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए मदन राठौर के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता हर्षा कुमारी। जी देखिए, मदन राठौड़ का जो चयन किया है बीजेपी ने बहुत सोच समझ के किया है और ओबीसी जो वोट बैंक है उस पर बीजेपी की नजर है राजस्थान में। सीपी जोशी ने 3 बार पेशकश की थी कि वो अपने जो पद है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है उससे वो इस्तीफा दे दे। 2 ब्राह्मण चेहरे पहले ही है राजस्थान में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो ब्राह्मण है और सीपी जोशी भी ब्राह्मण चेहरा थे, इसलिए सीपी जोशी ने पेशकश पहले भी की थी कि अब आप मुझे जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है उससे आप हटा दीजिए। इसमें मदन राठौड़ का आना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ओबीसी से है, पाली जिले के हैं और दिलचस्प बात यह है कि 70 साल के जो मदन राठौड़ हैं वो आरएसएस से बहुत क्लोज लिंक्स रखते हैं और साथ ही राम जन्मभूमि में उन्हें काफी एक अहम किरदार निभाया था। वो उस टोली में भी थे जो श्रीनगर में जाकर जिन्होंने तिरंगा फहराया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसमें वो दोबारा से सुमेरपुर से टिकट मांग रहे थे, 2 बार और पहले ही विधायक रह चुके हैं और सुमेरपुर से टिकट मांग रहे थे और निर्दलीय तक का फॉर्म उन्होंने भर दिया था। काफी नाराज थे वो कि उनको टिकट नहीं मिला था। बड़े आला कमान के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत वगैरह पहुंचे थे वहां पर उनको मनाने के लिए, लेकिन एकदम से उस समय में फिर उनको फोन आया और सीधे प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई और प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि आप विड्रॉ कीजिए। तो प्रधानमंत्री के फोन कॉल के बाद में उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था। उसके बाद में अप्रैल में उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। तो काफी ये दिलचस्प पहलू है जो मदन राठौड़ के राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम जातिगत राजनीति की बात करें तो मदन राठौड़ ओबीसी वर्ग से हैं। ओबीसी वर्ग को साधना भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। 5 अहम उपचुनाव आने वाले हैं और 2 जो उपचुनाव है खीमसर की सीट और जो झुंझुनू की सीट है
वो दोनों जाट बेल्ट में हैं। इस बार हमने देखा है कि जो जाट समीकरण है वो बहुत ज्यादा, जो जाट ओबीसी में आते हैं वो बहुत ज्यादा भाजपा की तरफ नहीं टिल्ट हुए हैं। दूसरी ओर अगर आप बांसवाड़ा के देखें, 84 का जो विधानसभा सीट है जो अब वेकेंट हो गया है, क्योंकि राजकुमार रोज जो है लोकसभा का चुनाव लड़के लोकसभा उम्मीदवार बन गए हैं, एमपी बन गए हैं। लेकिन 84 में भी जो जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, जहां से भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी जो बाप है वो चुनौती दे रही है दोनों कांग्रेस और बीजेपी को। साथ ही जो दौसा की सीट है और सवाईमाधोपुर टोंक में जो देवली उनियारा की सीट है, वहां पर भी मीना गुजर वोट बैंक, ये सारे जो वोट बैंक है बहुत अहम और निर्णायक रहेंगे। तो इसलिए जो 5 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, उसे कहीं देखकर ये सोची समझी रणनीति है कि मदन राठौड़ को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और बीजेपी अपनी जातिगत जो गणित है वो राजस्थान में साधने की कोशिश कर रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। यूनेस्को ने असम के चराईदेव मोईदाम को विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। मोईदाम पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक स्थल है। इसका इतिहास 700 साल पुराना है। इसे असम का पिरामिड भी कहा जाता है। केंद्र ने कहा कि ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। मोईदाम भारत का 43वां ऐसा स्थल है जिसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ये घोषणा पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। असम और उत्तर पूर्व भारत के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यूनेस्को ने चराईदेव मैदान जो कि ऊपरी असम में है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में उसकी पुष्टि की है, उसको डिक्लेयर किया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार चराईदेव मैदान भारत का इकलौता एंट्री था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए और इसको पूरी तरह से स्वीकृति दी गई है। और ये असम का तीसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कल्चरल हेरिटेज हिसाब में असम और उत्तर पूर्व में पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि इसके पहले जो 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ये दोनों ही नेचुरल हेरिटेज के रूप में देखा जाता है और कल्चरल हेरिटेज में ये पहली बार है। तो क्या है चराईदेव मैदान? चराईदेव मैदान जो चराईदेव जिले में है वो पहले शिवसागर जिले में हुआ करता था। शिवसागर जो कि जो अहम साम्राज्य है उसकी राजधानी हुआ करती थी और आज से लगभग 700 साल पहले 13वीं दशक से 18वीं दशक तक जो पीरियड था उसमें जब उन्होंने राज किया था तो जो राजा थे और उनके जो रॉयल फैमिली के बाकी जो लोग थे उनकी जो समाधि स्थल को ही चराईदेव मैदान के रूप में जाना जाता है चराईदेव में। और वो ये जो समाधि स्थल है बहुत ही अनोखे तरीके से बनाए जाते हैं, जहाँ पे कि छोटे छोटे टापू जैसे बनाए जाते हैं और इसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी है। बहुत सुंदर जगह है, अनोखी जगह है और जो असम की जो हिस्ट्री है और उसकी जो कल्चर है उसको दर्शाता है और उसकी एक धरोहर है और इसी को ही अब स्वीकृति मिली है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। तो लोग काफ़ी खुश हैं, वहाँ पे अब सेलिब्रेशन भी देखने को मिल रहा है। और अगर इस जगह की बात करें तो असम का पिरामिड के नाम पे भी इसको जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो एक समाधि स्थल बनी हुई है और जिस तरह से ये सब स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये एक अनोखी शैली है जिसको कि देख रेख करती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आगे आने वाले दिनों में अब जब इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है तो कहीं ना कहीं पे जो असम की जो पर्यटन है इसको भी बढ़ावा देने में ये एक बहुत कारगर साबित हो सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि हर दल रिश्तेदारों का ध्यान रखता है, आम आदमी का ध्यान किसी ने नहीं रखा। वो अब से कुछ देर पहले हरियाणा में हिसार के बरवाला में आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा में बोल रहे थे। इसमें भगवंत मान के साथ ही आम आदमी पार्टी के दूसरे अहम नेता भी मौजूद थे। सबने अपने घर को देखा, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने साले, अपने जीजे, इससे आगे बढ़े ही नहीं, आम जनता का ख्याल ही नहीं किया। तो ये चीज को बदलना चाहते हैं। दक्षिण साइड पे दिल्ली है, उत्तर साइड पे पंजाब है। फोन करके पूछ लेना पंजाब के किसी रिश्तेदार से,
या दोस्त मित्र से कि 2.5 साल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, नौकरियां कितनी मिल गई? 43,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। हुंडई की पहल समर्थ के तहत एनडीटीवी के साथ साझेदारी में हम आपके लिए ऐसे लोगों की कहानियां लेकर आते हैं जो साबित करते हैं कि दिव्यांगता से ये तय नहीं होता कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। उन्हीं में से एक कहानी है द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता गौरव खन्ना की, जिन्हें भारत में पैरा बैडमिंटन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहचाना जाता है। आइए देखते हैं गौरव खन्ना की कहानी। Badminton was Gaurav's life. Every match, every point fueled his dreams, but fate had some other plans. 2 surgeries on his left knee shattered his dreams of becoming a professional badminton player. With unwavering determination, Gaurav returned to his studies. He qualified for the Railway Protection Force and excelled during his rigorous training. Understanding the struggles of the person with disabilities, Gaurav decided to provide professional training in badminton for them. The man who had to leave badminton returned to the court as the head coach of the Indian deaf badminton team, producing national champions and Olympians. There is no disability. They are born different. They are people with unique capability and they are superheroes. और सभी ग्रासरूट लेवल से स्टार्ट हुए हैं और ओलंपिक के लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं। मैं समर्थ हूं और मैं दूसरों को समर्थ बना रहा हूं। और अब बात करेंगे शेयर बाजार की। हफ्ते के आखिरी दिन आज शेयर बाजार में तेजी नजर आई, लेकिन बजट के बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 3 दिनों में बाजार से 1.27 अरब डॉलर यानी तकरीबन 10,710 करोड़ रुपए निकाल लिए। 23 जुलाई को बजट का ऐलान किया गया। इसके बाद विदेशी निवेशकों ने 2,975 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। 24 जुलाई को उन्होंने 5,130 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची और गुरुवार को 2,605 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने बाजार से निकाल लिए। लेकिन इसका एक और पक्ष भी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 23 जुलाई के बाद से कल तक 6,900 करोड़ की खरीदारी की है। तो ऐसे में सवाल यह है कि बाजार किस ओर जा रहा है, किस ओर चल रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि ये जो विदेशी निवेशकों का रुख है, ये क्या संकेत देता है और इसकी वजह क्या है? विदेशी निवेशकों का जो रुख है, ये भाप पाना रोज रोज बड़ा मुश्किल है। और इस उनके रुख का में जो उतार चढ़ाव है, जो रोज का बदलाव है, ये गेस करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनके डिसीजंस, उनका गाइडेंस बहुत चीजों पे आधारित होता है। लेकिन अगर हम भारतीय निवेशकों का रुख देखें तो वो बड़ा ही क्लियर है कि उनका पैसा लगातार आ रहा है। और जिस तरह का बदलाव पिछले 3-4 साल में देखा गया है, जिस तरह का स्टेबिलिटी के साथ स्टडी तरीके से भारतीय छोटे निवेशकों का पैसा लगातार बाजार में आ रहा है, और जिस तरह से बाजार का स्तर बना हुआ है, या जिस तरह से अगर आप देखें कि सारे उतार चढ़ाव के बावजूद जो भी बजट के समय जो नुकसान हुआ, जो गिरावट आई, वो सब चीज हम लोग आज ब्रेक इवन करके आज सेंसेक्स ऊपर है, सप्ताह की तुलना में भी ऊपर है। इस साल करीब 12.5% ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स हमारा 30% ऊपर है। तो ये जो दिखाता है कि हमारा बाजार ब्रॉड हुआ है
और यहाँ पे जिस तरह से जिस स्टेबिलिटी से पैसा आ रहा है, और खासकर 3 जगह से आ रहा है, जिस वजह से ये बाजार का रुख जारी है। जी धीरेन्द्र जी, एक तरफ विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, निकासी कर रहे हैं, दूसरी तरफ घरेलू निवेशक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के जहन में ये सवाल भी है कि क्या केवल घरेलू निवेशकों के दम पर इस ट्रैक को बनाया जा सकता है, ये बुलिश ट्रैक जो है ये मेंटेन किया जा सकता है? जी हाँ, ये पिछले 2-3 साल में साबित हो गया है कि अब भारतीय निवेशकों का नियमित रूप से जो नियमित पैसा आता रहता है हर महीने, वो अगर जारी रहता है, और अब वो केवल भारतीय निवेशकों का एसआईपी के जरिए ही नहीं, अगर आप इसको देखें कि जिस तरह के आईपीओ आए हैं, जिस तरह का ओवर सब्सक्रिप्शन देखा गया है, जिस तरह से एनपीएस का पैसा भारतीय बाजार में आता है, बल्कि मुझे लगता है कि एनपीएस में जो एक बड़ा बदलाव किया गया है इस बजट में, कि आपके तनख्वाह का प्राइवेट कंपनियों का जो एनपीएस में कंट्रीब्यूट करती थी, पहले उसमें केवल 10% उसको मैच करती थी आपके बेसिक सैलरी का, अब वो बढ़कर के 14% हो जाएगा। इस वजह से एनपीएस के जरिए भारतीय बाजार में जो लगने वाला पैसा है उसकी तादाद काफी मीनिंगफुल तरीके से बढ़ेगी। उसके अलावा पिछले 3 साल में जब विदेशी निवेशकों ने बहुत भारी तादाद में पैसा निकाला है, उसके बावजूद भारतीय बाजार काफी संभला रहा है, या भारी गिरावट तो नहीं देखी गई है। तो विदेशी निवेशकों के आने से बाजार में बहुत रफ्तार आ जाएगा, लेकिन उनके जाने से कोई भारी गिरावट होगी जैसा पहले हुआ करता था, वो अब ऐसा नहीं होता है। जी धीरेन्द्र जी, विदेशी निवेशकों का ये जो रवैया है, ये जो रुख है, इसको लेकर सवाल तो तमाम है, लेकिन 2-3 सवाल बजट से जुड़े हुए हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि बजट से पहले कैसे विदेशी निवेशकों ने पैसा इन्वेस्ट किया मार्केट के अंदर। $2 बिलियन से ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट देखा गया, लेकिन बजट के आने के बाद 1.27 उन्होंने निकाल भी लिया, जो भारतीय रुपए में अगर हम देखें तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बैठता है। तो क्या ये माना जाए कि जो कुछ बजटरी प्रावधान सामने आए, खासकर शेयर मार्केट से जुड़े हुए, उनका एक इम्पैक्ट है ये? नहीं, जो जैसा मैं शुरुआत में कह रहा था कि विदेशी निवेशकों के रोज के एक्शंस को आसानी से डिकोड नहीं किया जा सकता, उनके बहुत सारे कारण होते होंगे, लेकिन इस बजट में जो इंडिया टेलविंड है, जो इंडिया का जो मोमेंटम है, जो हमारे इकोनॉमी के लिए जो मोमेंटम है, उसको डिरेल करने वाला या उसको डिसेलरेट करने वाला कोई भी ऐसा हमें कारण नहीं मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कि उस वजह से हमें चिंतित होना चाहिए। अगर आप देखें कि विदेशी निवेशकों का आना जाना हर सप्ताह ये रुख बदलता रहता है, और इस पे खास ध्यान दिए बगैर हमें देखना चाहिए कि हमारे यहाँ कंपनियों का अर्निंग्स बढ़ेगा कि नहीं, क्या हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा कि नहीं, क्या किसी भी तरह का फंडामेंटल डिसरप्शन हमारी इकोनॉमी में हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि बजट आम निवेशकों के लिए बजट भले ही थोड़ा बहुत नुकसानदेह हो, लेकिन हमारे इकोनॉमी के लिए और हमारे कंपनियों के आउटलुक के नजरिए से हमें बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, और वही हमें बाजार के रुख में दिख रहा है। यानी कि विदेशी निवेशकों के इस रुख को हम क्या ऐसे भी देखें कि केवल ये प्रॉफिट बुकिंग यहां पर ज्यादा नजर आती है, और दूसरी बात ये कि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है? जी हाँ, मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग है, और अगर आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में अगर भारतीय बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है, तो ये बिल्कुल ही रीजनेबल चीज होगा। क्योंकि अगर आप देखें कि हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स जो सबसे ज्यादा बढ़ा है वो 60% बढ़ा है, और 3 साल तक लगातार बढ़ने के बाद दोबारा से ये 60% पिछले 1 साल में बढ़ा है। वैसे ही मिड कैप इंडेक्स 60% बढ़ा है। तो जिस तरह से हमारा बाजार बढ़ा है, और बढ़ने के बाद अगर उसका स्तर यहाँ पे थमा रह गया है, तो निवेशकों का थोड़ा प्रॉफिट रियलाइज करना बिल्कुल ही रीजनेबल चीज है। लेकिन और जिस तरह का स्पेकुलेटिव फेवर हम देख रहे हैं, जिसको कि कूल डाउन करने के लिए एसटीटी लगाया गया है, सेबी के चीफ ने भी 1-2 बार साउंड किया है कि इसमें कल एक सेबी का स्टडी आया था जिसमें बताया गया कि 2/3 डे ट्रेडर पैसा गंवाते हैं। तो इन सब चीज के बावजूद मुझे लगता है कि ये जो बाजार का रुख है ये बना हुआ है, और जो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन जो निवेशक रखते हैं उनके लिए कोई खास चिंता की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी, इन तमाम पहलुओं को विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो धीरेन्द्र जी का कहना साफ तौर पर यह है कि ये जो पैसे की निकासी विदेशी निवेशकों के द्वारा की जा रही है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार स्टेबल है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत हैं, और निवेशकों का विश्वास
बना हुआ है। और अब आपके लिए एक सवाल हम यहां पर छोड़ रहे हैं, जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल यह है, क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाने का ये सही वक्त है? आपको बता दें कि भारतीय शेयर बाजार लगातार ऊंचाई पर चल रहा था और बजट के बाद बाजार में हल्की गिरावट आई। उसके बाद बाजार लगातार ऊपर जा रहा है। आज भी बाजार में 1.5% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। इन सब के बीच सवाल यही है कि बाजार में पैसा लगाने का क्या ये सही समय है? तो अपना जवाब हमें भेज दीजिए। जो टीवी स्क्रीन पर QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसको स्कैन कीजिए। अब हम तक अपनी राय पहुंचाइए, अपना जवाब हमें पहुंचाइए। हेलो मोटो। ममता बनर्जी कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि बैठक में शामिल होने का फैसला उन्होंने काफी पहले से ले लिया था। ममता ने यह भी कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही ममता बनर्जी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल और अन्य विपक्षी राज्यों की अनदेखी की गई है। আমি মনে করি এই সিচুয়েশনে রেকর্ড অফ ভয়েস আমি জাস্ট যাচ্ছি, কিছুক্ষণ থাকবো, ভয়েস রেকর্ড করতে গেলে রেকর্ড করব, না হলে প্রতিবাদ করব, করে বেরিয়ে আসব। সুতরাং চেষ্টা করব আমার স্টেটের হয়ে কথা বলা। और नीति आयोग की बैठक में ममता की शिरकत पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता। देखिए, उन्होंने ये साफ बताया कि जब ये फैसला लिया गया था उनका नीति आयोग की जो बैठक है उसमें शामिल होने का, तब बजट पेश नहीं हुआ था। बजट में उन्होंने साफ कहा है कि बंगाल और बाकी जो विपक्ष शासित राज्य है उन राज्यों के साथ नाइंसाफी किया गया है। और बंगाल को लेकर उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तरीके से पार्टीशन करने की एक जो साजिश है वो रची जा रही है। वो कह रहे हैं कि जियोग्राफिक ब्लॉकेड, पॉलिटिकल ब्लॉकेड और इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो रहे हैं बंगाल के साथ। ये बयान उस बयान को लेकर है जो सुकांतो मजूमदार, जो पश्चिम बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष है और केंद्र में मंत्री है, उनके बयान को लेकर ममता बनर्जी का ये प्रतिक्रिया था। और बाकी लोगों ने भी चिट्ठी लिखे है तो इसको लेकर एक प्रतिक्रिया दिया है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि बंगाल और बाकी विपक्ष शासित राज्यों के साथ नाइंसाफी हुआ है, उनको बजट में जो उनकी ज़रूरी है वो नहीं दिया गया। लेकिन इस मीटिंग में क्योंकि उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था बजट के पहले कि वो जाएंगे और सारे डिटेल्स भी भेज दिए थे, उन्होंने कहा रिटन स्पीच भी भेज दिया था, तो वो जाके बंगाल की जो बात है, जो ड्यूज़ है बंगाल की या बंगाल को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो तृणमूल कांग्रेस बहुत दिनों से उठा रहे, वो बात वो ज़रूर इस मीटिंग में रखेंगे। वो ये भी कहा है कि अगर मीटिंग में उनको बात रखने की मौका नहीं दिया गया तो वो उसका प्रतिवाद भी करेंगे, लेकिन वो मीटिंग में शामिल होंगे, ये उन्होंने बता दिया है। आज जब वो यहाँ कलकत्ता के विमानतल से उन्होंने दिल्ली के लिए रवाना हुए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायकों ने आज विधानसभा से वॉकआउट किया और सदन के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम हिंदू धर्म और अन्य धर्मों का लगातार अपमान कर रहे हैं। आसनसोल साउथ में विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि फिरहाद हाकिम एक मंत्री या कोलकाता के मेयर रहते इस्लाम को छोड़ बाकी सभी धर्मों का अपमान करते रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने उनका बायकॉट करने का फैसला किया है। धर्म का राजनीति क्यों कर रहे? धर्म का राजनीति बंद करिए, डेवलपमेंट का राजनीति करिए। आप बोलिए महाराष्ट्र ये कर रहे, हम उसको ज्यादा करेंगे, यूपी सरकार ये डेवलपमेंट कर रहे, हम उससे ज्यादा करेंगे। आप ये चैलेंज लीजिए। और आप धर्म का राजनीति कर रहे, अपीजेंट पॉलिटिक्स कर रहे, हम लोग धिक्कार कर रहे और फिरहाद हाकिम को हम लोग कंप्लीट बॉयकॉट कर रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन 30 जुलाई को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगा। यह विरोध प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के गिरते स्वास्थ्य और जेल में रखने के मुद्दे पर होगा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने यह जानकारी दी है।
इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों ने इस पर विचार किया, इस पर बात हुई, बात होकर आम सहमति बनी कि प्रश्न किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, देश का है। देश की व्यवस्था को इस तरीके से किसी एक व्यक्ति की मर्जी पे छोड़ के देश को बर्बाद नहीं कर सकते। तो 30 जुलाई को जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट रखा गया है। इस प्रोटेस्ट में इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों ने इन प्रिंसिपल सहमति जताई है। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी गई है। मंगलवार 30 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के सभी दल एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। अरविंद केजरीवाल के गिरते स्वास्थ्य और उनको जेल में रखने के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होगी और कांग्रेस समेत दूसरे सभी जो घटक दल हैं उन्होंने अपनी सहमति जताई है और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की उन्होंने बात कही है। उनका कहना है कि ये मामला किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये देश और उसकी व्यवस्था का है, इसलिए सारे दल साथ आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, 3 जून से लेकर जब से अरविंद केजरीवाल दूसरी बार जेल में गए हैं, 3 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में 34 बार ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की ब्लड शुगर 50 या उससे नीचे आई है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि डॉक्टर्स लगातार ये बताते हैं कि ये खतरनाक ट्रेंड है और अगर ऐसा हो जाए, रात के समय सोते समय 50 से नीचे अगर ब्लड शुगर जाती है तो अरविंद केजरीवाल कोमा में भी जा सकते हैं। तो इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही थी। अब पूरा इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर अब विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो एक तो विपक्ष के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो ये एक बड़ी बात है ही कि पूरा विपक्ष उसके साथ अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर एकजुट हो रहा है। विपक्ष के लिए भी ये बड़ी बात है क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए थे और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, तो एक तरफ आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि जब दिल्ली के चुनाव भी होने वाले हैं तो दिल्ली के लिए इन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने भी हरियाणा के लिए कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा। दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव के स्तर पर यह बात कह रही थी। तो इससे एक चर्चा चल रही थी कि क्या इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर साथ लड़ा था। लेकिन बात यह थी कि विधानसभा चुनाव तो पहले भी दोनों पार्टियां अकेले लड़ रही थी और आगे भी अलग ही लड़ने की बात अभी कर रही थी, क्योंकि दोनों पार्टियों का यह कहना था कि ये लोकसभा के लिए ये गठबंधन हुआ था और लोकसभा के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर अभी भी दोनों पार्टियां साथ। हेलो मोटो। आज करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के करगिल में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वो शहीदों के परिजनों से भी मिले। करगिल युद्ध को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत उस समय शांति की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अपना अविश्वासी चेहरा दिखा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को हमारे जवान पूरी ताकत से कुचलेंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य और नए सपनों की बात कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसे ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ टूरिज्म सेक्टर में भी तेजी से विकास हो रहा है। पीएम ने अग्निवीर योजना का बचाव भी किया और विपक्ष पर भी निशाना साधा। आज पीएम मोदी दुनिया की सबसे ऊंची शिंकुला टनल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी उन्होंने रखी। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए
अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी और राजीव रंजन की ये रिपोर्ट देखिए द्रास सेक्टर से। करगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह में यहाँ पर आज द्रास में प्रधानमंत्री ने बहुत से लोगों को बहुत से संदेश दिए। पाकिस्तान को आंखें तरेरी, आतंकवादियों को कहा सबक सिखाएंगे और अग्निवीर स्कीम को लेकर विपक्षियों पर निशाना साधा। राजीव मेरे साथ है। राजीव, पाकिस्तान को एकदम कह सकते हैं एकदम सख्त संदेश दिया। तोलिंग की पहाड़ी है और उसके ठीक पीछे पाकिस्तान है। संदेश दिया कि आप दोबारा जो है 25 साल पहले जो हिमाकत किया था आप दोबारा ना कीजिए, अगर कीजिएगा तो उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो प्रधानमंत्री का यहाँ पर आके कहना, द्रास में जो है जो करगिल वार मेमोरियल है यहाँ पर आके कहना एक सख्त संदेश है। जो सीमा पार पाकिस्तान जो बैठा हुआ है एक बड़ी बात है। और ये भी नहीं, यहाँ पर सैनिकों के बीच में खड़ा होकर सैनिकों की स्कीम अग्निवीर को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सेना की कमेटियों की सिफारिश थी कि सेना की एवरेज एज कम की जाए, युवा बनाया जाए। ये पेंशन के लाभ के लिए नहीं है, ये सेना का काम है कि सेना देश की सेवा करे और युवा दिखाई दे, इसीलिए अग्निवीर को लेकर आए। प्रधानमंत्री ने जो विपक्षी जो नेता हैं वो जो कह रहे थे कि भाई जब वो सत्ता में आएंगे तो अग्निपथ स्कीम को खत्म कर देंगे, अग्निवीर स्कीम में आप भर्ती नहीं करेंगे, उनको कम से कम संदेश दिया। क्योंकि हमारे सेना में अग्निवीर अभी हैं, सर्विस में हैं, वो कश्मीर से लेकर चाइना बॉर्डर तक वहाँ तैनात हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य के जो युद्ध होगा, लड़ाई होगी, उसके मुताबिक हमारी सेना कैसे तैयार होगी उसका रूपरेखा खींचने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि विपक्ष तो करगिल विजय दिवस मनाता नहीं है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया हुआ है, नाम नहीं लिया विपक्ष में किसी का, लेकिन विपक्ष की पुरानी सरकारों पर हमला किया कि पॉलिसीज नहीं बनती थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं होता था, तेजस को बंद करने वाले थे। इन तमाम चीजों के जरिए विपक्ष पर भी आज इस मंच से उन्होंने निशाना साधा है। मौजूदा जो सरकार है वो ठोक के बोलती है हम पाकिस्तान को मारेंगे तो घर में घुस के मारेंगे, चीन को अगर आंख दिखाएगा तो चीन के आंख के सामने आंख लगा के बात करेंगे। तो ये जो मैसेजिंग जो प्रधानमंत्री ने यहाँ से दिया है, द्रास से दिया, दिल्ली में बैठ के नहीं दिया, एक बड़ा संकेत है। पाकिस्तान को भी संकेत दिया है, चीन को भी दिया है और जो हमारे दुश्मन देश है उनको भी दिया है। जाहिर तौर पर ये 25वां कार्यक्रम था, बहुत ही भव्य तरीके से हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे देशवासियों ने एक साथ मिलकर करगिल के वीरों को सलाम किया, करगिल के शहीदों को याद किया। जो प्रधानमंत्री को जेस्चर दिखाए, करगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने पर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उन वीर सपूतों को याद किया जिनके बदौलत हम आप सुरक्षित हैं। उन वीर योद्धाओं से मिले हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है इन पहाड़ियों पर। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन पहाड़ियों पर सामने आपको टाइगर हिल दिख रहा है, तोलिंग की पहाड़ी दिख रहा है, तो इन पहाड़ी पर लड़ना उसमें कितना चुनौती बढ़ा रहा होगा। आपके पास साजो सामान नहीं है, कपड़े नहीं है, हथियार नहीं है, बस जोश है और हौसला है और जिसने हमको जीत दिलाई उस जीत को याद कर रहे हैं यहाँ पर। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें क्यूआर कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल यह है, क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाने का ये सही वक्त है? आपको बता दें कि भारतीय शेयर बाजार लगातार ऊंचाई पर चल रहा है और बजट के बाद बाजार में हल्की गिरावट आई, उसके बाद बाजार लगातार ऊपर जा रहा है। आज भी बाजार में 1.5% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। इन सब के बीच सवाल है, अभी बाजार में पैसा लगाने का सही समय है क्या?